जो मेल डिस्टिंक्शन, अभी हम लोग जो है आपके जेंडर डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे, उसी के अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, आपने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो इनकॉम्पिटेंट थे और उनकी बेटी जो थी वो ज्यादा कॉम्पिटेंट थी। तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के जितने भाई थे वो सब इनकॉम्पिटेंट थे। तो भाई पढ़े लिखे नहीं थे, चीजों को जानते नहीं थे, लेकिन जो है आपके जो रजिया सुल्तान थी वो हर एक चीज जो है आपके बहुत अच्छे से जानती थी, आपके एक तरह से अच्छी वॉरियर भी थी, लड़ भी लेती थी, सारी चीजें हैं जो कि ये जानती थी। तो रजिया सुल्तान के लिए क्या कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है आपके अपने भाइयों से ज्यादा बेहतर थी, इसलिए उसको जो है गद्दी पे बैठाला गया और उसको जो है आपके एक तरह से रूलर बनाया गया। लेकिन यहां पर फिर वही चीज आ जाती है, जेंडर डिस्टिंक्शन की बात फिर आ जाती है। लोगों के दिमाग में यह बात आई कि हां, महिला हमारे ऊपर राज्य करे, फीमेल रूलर हो, हम तो मेल है, हमारे ऊपर जो है फीमेल जो है रूल कर रही है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में लोग जो थे रजिया सुल्तान को क्या करने लगे, ये नहीं लाइक करते थे। और इसी वजह से आपने देखा कि जो है बहुत कम जो है टाइम, 4 साल लगभग जो है आपके एक तरह से रजिया सुल्तान के अच्छे बीते, और बाकी जो है आपके एक तरह से आपने देखा कि उसका पीरियड अच्छा नहीं था क्योंकि उसके सपोर्टर्स कम थे। इवन जो उस टाइम के क्रॉनिकलर थे, उनका नाम क्या था? मिनहाज-ए-सिराज। उनका क्या मानना था? उनका यह मानना था कि आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, खुदा ने जो चीज बनाई है, ये आइडियल सोशल ऑर्डर बनाया है एक, तो सामाजिक दृष्टिकोण से जो ऊपर वाले ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, वो क्या बनाया है कि वुमेन हमेशा सबऑर्डिनेट रहेगी मेन की। तो वुमेन जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट रहेगी मेन की। इस वजह से मिनहाज-ए-सिराज ये कहते जरूर थे कि वो जो रजिया सुल्ताना थी वो कॉम्पिटेंट थी, अपने भाइयों से ज्यादा बेहतर थी, लेकिन वो ये भी कहते थे, इस बात को उन्होंने कोट किया, और उन्होंने ये कोट किया कि जो सोशल ऑर्डर जो ऊपर वाले ने बनाया है, उसमें क्या बनाया है, ऊपर वाला भी ये चाहता है कि आदमियों के अंडर में औरतें रहें, और जिसकी वजह से जो है आपके वो भी जो है आपके एक तरह से नहीं लाइक करते थे, और इस बात को उन्होंने भी कोट कर दिया। रजिया सुल्ताना पहली जो है ऐसी लेडी थी जो पहली मुस्लिम रूलर लेडी बनी इंडिया की, पहली और अंतिम। इनसे पहले और इनके बाद आज तक कोई रूलर नहीं आया है इंडिया में, इंडिया को रूल करने के लिए। तो दिल्ली पर रूल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम महिला थी, और वो कौन था? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के अलावा कभी किसी ने रूल नहीं किया, ना इनसे पहले ना इनके बाद। जबकि महिलाएं बहुत सारी आई पॉलिटिकल उसमें, जो कि आपके एक तरह से दिखती हैं, जिसमें कुछ लोगों का जिक्र है, जैसे रुद्रमा देवी जो थी, इन्होंने जो रूल किया 1262 से 1289, ये आंध्र प्रदेश में वरंगल नामक रीजन में, तो साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में इन्होंने बहुत लंबा रूल किया। तो ये रुद्रमा देवी जो थी, इन्होंने रूल किया। उसके अलावा दिद्दा जो थी, ये कश्मीर में इन्होंने रूल किया। तो ये 980 से 1003 तक दिद्दा क्या है? दिद्दा कहां से आया? ये दीदी से आया है, दीदी से दिद्दा। तो ये जो है आपके एक तरह से लोग दीदी दीदी बोलते थे, दीदी से ही दिद्दा बना, तो उनको दिद्दा कहा जाता था। तो ये है कि जैसे आज जो है लोग बहन जी या फिर जो है आपके कुछ भी इस तरह का नाम लेते हैं, तो लेकिन उसी तरह से उनका भी नाम जो है आपके एक तरह से दिद्दा पड़ गया। तो दिद्दा कहा जाता था। तो दिद्दा भी रूल कर चुकी थी कश्मीर में, जो कि आपके 980 से लेकर के 1003 तक। तो इस तरह से इनका एग्जाम्पल दिया गया है बुक में कि ये जो दो लेडी थी ये भी रह चुकी हैं, लेकिन मुस्लिम लेडी पहली और आखिर लेडी थी जो कि जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया है, या दिल्ली पर रूल किया, या इंडिया में रूल किया। तो इसको जो है आपके इस तरह से जो है आपके डिफाइन किया गया रजिया सुल्तान के रिजीम को।
अब देखिए एक बात है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है? फखर ए मुदब्बिर 13वीं जो है आपके सेंचुरी में, तो फखर ए मुदब्बिर थे, उन्होंने जो है इसको डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? देखिए, किंग कांट सर्वाइव विदाउट अ सोल्जर, एकदम सही बात। राजा क्या बिना सोल्जर के रह सकता है? बिना अपनी आर्मी के, बिना जो है अपने सोल्जर्स के साथ रह सकता है? नहीं रह सकता। यह है पहला पॉइंट। सोल्जर जो है, सोल्जर्स कांट लिव विदाउट सैलरी, क्या सोल्जर बिना सैलरी के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो पहला वाला चीज दूसरे से जुड़ा है, देख रहे हैं? तो किंग कांट सर्वाइव विदाउट सोल्जर और सोल्जर कांट लिव विदाउट सैलरी। तो राजा सोल्जर के बगैर नहीं रह सकता और सोल्जर सैलरी के बगैर नहीं रह सकते। अब देखिए ये चेन शुरू हो गई। दूसरी चीज, अब सैलरी जो है वो कैसे आएगी? सैलरी जो आती थी वो कैसे आती थी? सरकार की रेवेन्यू क्या हुआ करती थी? टैक्सेस, जो वो पीजेंट से लेती थी। तो जितने भी पीजेंट से टैक्स लेना है वही सैलरी होगी। तो तीसरा वाला इससे कनेक्टेड है। फिर क्या है? जो पीजेंट हैं वो रेवेन्यू तभी पे कर पाएंगे जब क्या होगा? जब वो प्रॉस्परस होंगे, हैप्पी होंगे और उनकी इनकम होगी। तो पीजेंट्स कब जो है पे कर पाएंगे रेवेन्यू? जब उनकी इनकम ज्यादा होगी, वो खुश होंगे, खुशहाल होंगे, तभी वो कर सकते हैं। तो इसके मतलब कि तीसरे से कनेक्टेड है फोर्थ। और जो है आप देखेंगे, दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। पीजेंट जो है कब खुश रहेंगे, कब जो है वो रेवेन्यू पे कर पाएंगे? जब उनकी रेवेन्यू जो है आपके पे तभी हो पाएगी जब उनकी इनकम ज्यादा हो और खुश हो। और ये कब होगा? जब राजा जो है आपके अच्छी गवर्नेंस करे, जस्टिस करे, उनका अगर जितना हक बन रहा है, उनकी सैलरी जितनी बन रही है उतनी सैलरी अगर मिल जाएगी तो उनको पीजेंट्स को टैक्स पे करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब सैलरी अगर मान लीजिए 100 रुपए बन रही है और आप 10 ही रुपया उसको पे कर रहे हैं, तो उसी 10 रुपए में क्या वो टैक्स भी दे देगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो समझ रहा है कि हाँ 100 रुपए मेरी सैलरी बन रही है और राजा हमें 100 रुपया पकड़ा रहा है, तो 100 रुपया पूरा पैसा पकड़ा रहा है, तो हमें 10 रुपया देने में टैक्स कोई हर्ज नहीं, 90 रुपया मेरे पास है। ये जो है आपके कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो अब यहां पर क्या है कि जो ये जो आपके एक तरह से पीजेंट्स हैं वो टैक्स तभी दे पाएंगे जब राजा जो है एक तरह से प्रमोट करेगा उनको, या अच्छी गवर्नेंस चलाएगा या जस्टिस करेगा। तो फोर्थ किससे कनेक्टेड है? फिफ्थ से। और ये वाली फिफ्थ पॉइंट फिर किससे कनेक्टेड है? अच्छी गवर्नेंस कैसे चलेगी? वो स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ दीजिए। इसका मतलब सोल्जर्स अगर अच्छे होंगे, आर्मी अच्छी होगी, तो आपके किंग क्या होगा? फ्री माइंड से काम करेगा, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ होगी। और जब उसके पास स्ट्रेंथ होगी तो स्मूथली किसी जो है आपके चीज में काम करेगा। तो इसके मतलब फिफ्थ से जुड़ा है 1। तो इसके मतलब जो फकर ए मुदब्बिर थे उन्होंने ये बताया कि जिस जगह पर ये सारी चीजें अच्छी हो जाए, मतलब राजा अगर मान लीजिए अच्छा है, जस्टिस कर रहा है और जो है आपके वो जो है आपके एक तरह से अच्छी गवर्नेंस देख रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये साइकिल बनी रहती है। इसी साइकिल को क्या कहा गया है? द सर्कल ऑफ जस्टिस। ये सर्कल ऑफ जस्टिस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पांचों चीजें तभी होंगी जब ये जस्टिस वाला काम होगा। जब किंग जो है, रूलर जो है जस्टिस करेगा तभी होगा। पांचवा पॉइंट अगर हो गया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अपने आप हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट का होना जरूरी है। इसका मतलब जस्टिस होना जरूरी है। तो अगर कोई भी रूलर, कोई भी सुल्तान, कोई भी किंग अगर अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए जस्टिस करता है और अच्छी गवर्नेंस देता है, तो हर एक चीज पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? और फिर उल्टा सोचें कि गवर्नेंस ये कब अच्छी देगा? जब इसके पास अच्छे सोल्जर होंगे। अच्छे सोल्जर होंगे तो सोल्जर को सैलरी चाहिए। सैलरी कहां से आएगी? सैलरी को देने के लिए जो आपके एक तरह सरकार जो पैसे आपके लाती है वो कहां से लाती है? टैक्स से, जो पीजेंट्स पे करते हैं। और पीजेंट्स टैक्स कैसे पे करेंगे? जब आपका एक तरह से
वो प्रॉस्परस हो, हैप्पी हो और उनको है आपके जस्टिस मिल रहा होगा। तो एक तरह से आपने देखा कि ये पूरा सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, हर एक पॉइंट एक चीज से जुड़ा हुआ है। और कहां से शुरुआत हो रही है, पूरी तरह से इसको आप पूरे सर्कल को आप एक तरह से सारे पांचों पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं। और ये पांचों पॉइंट पॉसिबल है अगर कहा जाए कि किंग जो है अगर आप जस्टिस कर रहा है। तो 13th सेंचुरी में ये फकर मुदब्बिर ने एक तरह से द सर्कल ऑफ जस्टिस के नाम से इसको एक्सप्लेन किया। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन क्या होता है, पहले इसको समझ लें। गैरिसन टाउन ये होता है कि जब कोई रूलर होता है तो रूलर अपने मजबूती के लिए सबसे पहले अपनी मजबूती करता है। मजबूती कैसे करता है, जहां पर वो पूरी तरह से सेफ रहे और उसके इर्द गिर्द कोई नॉर्मल आदमी ना आ पाए। आज हम लोग देखते हैं, आज जितने भी आपके एक तरह से हाई पोस्ट पे रहने वाले लोग होते हैं, क्या उनसे नॉर्मल आदमी मिल पाता है? उनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनसे कोई नहीं मिल पाता। गैरिसन टाउन किसको कहा जाता है? गैरिसन टाउन तब कहा जाता है जैसे मान लीजिए कोई रूलर है, वो रहता है, उसका पैलेस है यहां पे, और उसी ने चारों तरफ अपने सारे सोल्जर्स को भी एकोमोडेशन दे रखा है। तो पूरा रीजन, और ये क्या है, यहां चारों तरफ अगर किलेबंदी कर दी जाए, इसको किला बना दिया जाए, फोर्ट बना दिया जाए, तो अगर हम किला बना दें और इसी के अंदर आर्मी और सोल्जर सब रहें, बीच में राजा है, तो ऐसे कंडीशन में राजा क्या है, सेफ है। इस तरह के जो शहर बसते थे पहले, तो पहले शहरों को ऐसे ही बसाया जाता था। सारे क्षेत्र किले से बंद होते थे और अंदर राजा रहता था, चारों तरफ उसके सोल्जर्स और आर्मी रहती थी, और इस वजह से क्या होता था, पूरी तरह से सेफ हुआ करता था। तो गैरिसन, इसी को गैरिसन टाउन कहा जाता है। तो गैरिसन टाउन इसी को कहते हैं कि छोटे कस्बे ऐसे बनाए जाते हैं कि जहां पर आपके एक तरह से राजा रहता है, उसका पैलेस होता है, उसका महल होता है, उसके चारों तरफ जो है आपके कैंटोनमेंट एरिया बना दिया जाता है, पूरे आर्मी होती है, सोल्जर्स होते हैं, और बाहर बड़ी बड़ी दीवार बना दी जाती है जिसको किलाबंदी कहते हैं। किला बना दिया जाता है तो वो फोर्ट हो जाता है। तो ये किला या फोर्ट जो है इस तरह से बना दिया जाता है जिससे ये पूरी तरह से सेफ हो, बाहर के किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से जो है आपके वो बच सके। ये जो है आपके कॉन्सेप्ट होता है गैरिसन का। जो पहले आपके राजा आए, किसी जगह पर आपके आकर के बसे, तो लोग, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे लोग इंडिया में जब आए तो वो ट्रेड के पर्पज से आए, बहुत सारे लोग जो है राज्य करने के पर्पज से आए, बहुत सारे लोग पैसा लूटने के चक्कर में आए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि नॉर्मली क्या है कि इंडिया में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में चाहे वो किसी भी रिजीम में देखें, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे जो भी है, नॉर्मली आदमी क्या सोचता है कि जैसे ये सारी चीजें किसी रिलीजन से मतलब नहीं रहती। आदमी रिलीजन को दिमाग में न रखे, जैसे आदमी रिलीजन को दिमाग में ये रखता है कि जो है इस समय इंडिया में मुस्लिम शासक आए, आकर के लूटपाट करके लेकर के चले गए। सिर्फ मुस्लिम नहीं, वर्ल्ड में जितनी जगह आप देखेंगे, इवन इंडिया में भी देखेंगे, जितने राजा थे अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाते थे, ऐसे ही बढ़ाते थे, दूसरे पे अटैक करके अपने एम्पायर को बढ़ा देना। तो कितने ऐसे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, सिकंदर, यूरोप से इंडिया तक चला आया अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हुए। क्या था, क्रिश्चियन था। कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने क्रिश्चियन राजा हुए, सबका क्या था, पहले जो राजवंश होता था, पहले जो राजा होता था, राजा को उतना बड़ा राजा कहा जाता था जितना बड़ा उसका एम्पायर है। तो हर राजा क्या करना चाहता था, अपने एम्पायर को बड़ा करना चाहता था, बस यही मोटिव होता था। जिसका जितना बड़ा एम्पायर है उतना बड़ा उसका नाम हो जाता था, उतना बड़ा वो राजा हो जाता था। तो हर राजा की कोशिश होती थी अपने एम्पायर को बड़ा करना। वो ये नहीं देखता था कि अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए वो हिंदू के पास जा रहा है कि मुस्लिम के पास जा रहा है कि किसको अटैक कर रहा है, ये उसके दिमाग में नहीं होता था। मुस्लिम रूलर के ऊपर अटैक कर देता था, हिंदू रूलर के ऊपर अटैक कर देता था, क्रिश्चियन के ऊपर अटैक कर देता था। फ्रांस में रेवोल्यूशन देख लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए, रशियन रेवोल्यूशन देख लीजिए, वहां पर क्या है, क्रिश्चियनिटी ने क्रिश्चियनिटी पर अटैक किया। ऐसा तो नहीं कि अब ये अगर आदमी रिलीजन दिमाग में रख ले
कि हम क्रिश्चियन हैं और हम क्रिश्चियन पे नहीं अटैक करेंगे, तब तो वहां रिलीजियस वाली बात हुई। लेकिन हर आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है, किस लिए? पहले जो रिजीम हुआ करता था या पहले जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो यही हुआ करता था कि हर एक आदमी कोई जन्मजात से किसी जगह का रूलर थोड़ी हुआ है। कोई भी, मान लीजिए राजपूत आए, तो राजपूत किसी जगह के, क्या राजपूत के पास पहले से जमीन थी क्या? धीरे धीरे करके वो भी एक्सपैंड किए, एक जगह से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते वो भी बढ़ते चले गए। कितने राजाओं को जो है आपके अपने जो है टेरिटरी में कॉन्फिस्केट करते चले गए, और एक स्टेज ये हुई कि पूरे राजपूत जो है आपके नॉर्दर्न इंडिया में पूरी तरह से छा गए। क्या नॉर्दर्न इंडिया में पहले से ही राजपूत का कब्जा था? नहीं था। क्या दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे चोलास पहले से थे? नहीं थे। चोला एक छोटी सी रीजन में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आसपास के जितने भी रूलर थे उनको शिकस्त देते अपनी टेरिटरी बड़ा करते चले गए। तो जब कोई राजा अपने अंपायर को बढ़ाता है तो वो किसी रिलीजन को नहीं सोचता है। हम लोग आज बैठ करके ये सोचते हैं कि अच्छा फलाना राजा आया जो कि इस धर्म से संबंधित था और उसने जो है इसलिए यहां पर जो है आपके अटैक कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ये हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं। तो इसलिए हिस्टोरियंस भी इन चीजों को बहुत जो है बेस से समझते हैं, और इसी वजह से वो कभी रिलीजन को नहीं लाते जब हिस्ट्री लिखी जाती है। हिस्ट्री में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, देखिए कभी भी, क्योंकि हिस्टोरियंस अगर खुद, अब जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री लिख रहा है, मान लीजिए हम हिंदू हैं और हमने जो है आपके एक तरह से हिस्ट्री लिखना शुरू किया। अब मेरे दिमाग में अगर यह है कि नहीं, हिंदू को ही हम अपलिफ्ट करेंगे, बाकी मुस्लिम को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, क्रिश्चियंस को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जैन को नहीं करेंगे, पारसीस को नहीं करेंगे, सिख को नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हमारे मन में यह है, अब हम राइटर हैं, अब क्योंकि हमारा रिलीजन हिंदू है इसलिए अब हम हिंदू को ही बढ़ावा देंगे। तो क्या उस हिस्ट्री को कोई पढ़ेगा कभी? जब नॉर्मल और अनबायस्ड हिस्ट्री होती है तब आदमी क्या करता है, चीजों को एग्जैक्ट चीज जानने की कोशिश करता है। तो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, कहीं पर भी आप देखेंगे, चाहे वो इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, जितने भी लोग आए, जैसे अक्सर जैसे होता है ना कि मुस्लिम शासक आए इंडिया पे जाकर के अटैक किया और जो है लेकर के चले गए। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये दिमाग में होता ही नहीं था। अगर ये होता तो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम पर अटैक नहीं करता, एक हिंदू दूसरे हिंदू पे अटैक नहीं करता, एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन पे अटैक नहीं करता। जबकि इतिहास भरा पड़ा है कि लोगों ने अपने अंपायर को बढ़ाने के लिए हर मजहब पर, हर जगह पर अटैक किया है, और यही पहले होता भी था। राजा अपने आप को बड़ा बनाना चाहता था क्योंकि राजा समझता था कि हम ही हम हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है आपके जितनी भी चीजें मिलेंगी, जब भी आपके गैरिसन टाउन भी अगर कोई बना रहा है तो इस मकसद से नहीं बना रहा है कि हम इसी टाउन के अंदर रह जाए। उसका भी मकसद क्या होगा, अपने एम्पायर को बड़ा करें। यही हुआ इंडिया में, गैरिसन टाउन लोग ने बनाया, लेकिन धीरे धीरे कैसे बढ़ते चले गए, फ्रॉम टाउन टू एम्पायर, बड़े एम्पायर में कन्वर्ट हो गया। कैसे एक्सपेंशन क्या हुआ, किसका, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत पहले दिल्ली तक सीमित थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, राजस्थान पहुंच गई, अजमेर पहुंच गई, अजमेर भी जो है आपके कॉन्फिस्केट कर लिया गया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, और बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश भी कैप्चर हो गया, और बढ़ते बढ़ते आपके पूरा नॉर्दर्न इंडिया कैप्चर हो गया, फिर साउथ के तरफ जो है चलना शुरू हो गए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके आपके सारे क्षेत्र जो आपके होते हैं, रीजन होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, तभी अंपायर बनता है। तो अब देखिए सुल्तान ने क्या किया, जितने भी सुल्तान थे पहले उन्होंने क्या किया, गैरिसन टाउन बनवाया। और सबसे पहले राजा करता क्या था, अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले किला बना देता था। तो कहीं पर भी पहुंचता था तो किला बना देता था, और किला बना करके उसी में रहता था, जिससे कि नॉर्मल आदमी उसके इर्द गिर्द ना हो। तो सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्स हिंटरलैंड। अब यहां पर एक वर्ड आया है हिंटरलैंड, ये समझिएगा हिंटरलैंड क्या होता है। हिंटरलैंड ऐसे रीजन को कहा जाता है जो किसी
मेन कंट्री या मेन सिटी के चारों तरफ बसा होता है। ये चारों तरफ बसे हुए इस रीजन में ये पूरी तरह डिपेंडेंट होता है किस पर? या तो इस शहर पर डिपेंडेंट होगा या किसी आउटसाइडर्स पे डिपेंडेंट होगा कि व्यापारी आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे, इनको जो है कुछ व्यापार कराएंगे तब चले जाएंगे। ये इनकॉम्पिटेंट जो है आपके एक तरह से यहां पे इनकॉम्पिटेंसी होती है, यहां पर रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो सिटी के चारों तरफ जितना भी रीजन होता है उसको हिंटरलैंड कहते हैं। तो ये हिंटरलैंड रीजन जो है, पहले क्या हुआ करता था, जब गैरिसन टाउन हुआ करता था, हिंटरलैंड पर जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता था। किले के बाहर क्या हो रहा है राजा नहीं जानने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी आर्मी को बाहर भेजना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सुल्तानों ने हिंटरलैंड पर कब्जा करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। हिंटरलैंड मतलब आसपास का रीजन। उन्होंने देखा ये रीजन यहां पर ये हो रहा है, ये मार्केट लग रही है, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। यहां पर ये वाली मार्केट लग रही है, इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो आसपास का रीजन इन हिंटरलैंड कहलाता है। तो हिंटरलैंड को धीरे धीरे कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली जो है आपके एक तरह से अगर कहा जाए, अगर कंट्रोल किया जाए दिल्ली से, तो दिल्ली के आसपास का रीजन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंट टाउन है, बहुत ज्यादा डिस्टेंट है गैरिसन, गैरिसन टाउन अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई बंगाल में है या सिंध में है, इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें, इंडिया के मैप में अगर आप देखें, इंडिया मैप अभी यहां पर नहीं मौजूद है, तो अगर दिल्ली ये है, सिंध यहां कहीं है, पाकिस्तान का जो रीजन है, बंगाल यहां कहीं है। तो अगर मान लीजिए कि कोई बैठा हुआ सुल्तान दिल्ली में बैठा है, वो सिंध पर कंट्रोल करना चाहे या बंगाल पर कंट्रोल करना चाहे, तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि वो अपने रीजन में, अपने गैरिसन टाउन में बैठा हुआ है, वो दूर तक नहीं जा सकता कंट्रोल करने के लिए। इसलिए ये क्या होता था, ये बहुत डिफिकल्ट होता था। जैसे बंगाल अंगाल को जो है आपके एक तरह से दो गैरिसन टाउन उसने बना लिया, मान लीजिए एक गैरिसन टाउन जो है आपके बना लिया दिल्ली में, एक बना लिया बंगाल में। अब बंगाल और दिल्ली के बीच में जो टाउन बना, अब इसके बीच में कंट्रोल कैसे हो? ना तो यहां से बैठ के वहां हो सकता है, ना वहां से बैठ के यहां हो सकता है, जब तक कि बीच वाले हिंटरलैंड रीजन जो होंगे, बीच वाले जो रीजन है वो अपने कंट्रोल में ना आए। और जब बीच वाले रीजन पूरा कंट्रोल में आ जाएंगे तो ये पूरा अंपायर हो जाएगा। तो इसीलिए गैरिसन टाउन से अंपायर की तरफ लोग जाने की कोशिश किया करते थे। अब देखिए जितने भी सुल्तान हुए, सुल्तानों ने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए सिंध पे कब्जा कर लिया है ना, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो इन्होंने क्या किया, अब दिल्ली और सिंध को मिलाने के लिए पहले हिंटरलैंड पकड़ते थे। हिंटरलैंड के मतलब आसपास का रीजन, इन दोनों के बीच का रीजन, बीच के रीजन को धीरे 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 ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे। ये इंटरनल फ्रंटियर कहलाता है। इंटरनल फ्रंटियर मतलब अंदर ही अंदर जो है आपके दो गैरिसन टाउन के बीच में जो जगह होती है उसको पूरी तरह कंट्रोल करना। तो ये जो है ये इंटरनल फ्रंटियर कहलाता है। अभी आप देखेंगे इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर, ये दो चीजें होती हैं। एक्सटर्नल फ्रंटियर ये होता है कि अगर हम यहां पर हैं, हमने डायरेक्ट अटैक कर दिया किसी दूसरी जगह पे, तो हम उस बाहर की चीज को भी हम अपने टेरिटरी में कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हम क्या है, तब क्या है, एक्सटर्नल फ्रंटियर हो जाएगा। लेकिन इंटरनल फ्रंटियर तब होगा जब हम दो गैरिसन टाउन के बीच में बैठे हुए हैं और बीच का रीजन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम कंट्रोल करना चाहें और दोनों रीजन को आपस में मिला दें, तो दोनों पर हमारा कंट्रोल तब हो जाएगा। तो हिंटरलैंड पे कंट्रोल करके दोनों जो है आपके एक तरह से गैरिसन टाउन को मिलाया जा सकता है। तो इसी तरह से जो है आपके एक तरह से कंट्रोल पॉसिबल है, और नहीं तो पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट होता है एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन को जो है कैप्चर करना। तो जितने सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, गैरिसन टाउन पहले बनाया, गैरिसन टाउन बनाने के बाद हिंटरलैंड पर कंट्रोल किया, हिंटरलैंड को कंट्रोल करके अपने हिंटरलैंड एक के बाद एक जो है आगे बढ़ते चले गए। जब कंट्रोल पूरा हिंटरलैंड हो गया तो दोनों गैरिसन टाउन ऑटोमेटिकली आपस में मिल गए। इसका मतलब उनका ऑटोमेटिकली अंपायर बड़ा हो गया। तो इस तरह से लोग अंपायर बड़ा करते थे पहले। तो ये जो है आपके इस तरह की चीज, और जो खास तौर से अभी आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं पहले ही,
आउटलाइन कर चुके हैं, बस ये है कि जो आपकी बुक में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं उसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी बीच में अगर देखा जाए तो जब अलाउद्दीन खिलजी थे या फिर जो है आपके एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये दो ऐसे लोग हुए हैं जो कि आपके सबसे प्रोमिनेंट रूलर्स माने जाते हैं पूरी दिल्ली सल्तनत के, या आप बलबन कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी के। तो ये तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी को फाइट दिया है या जिनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, या आप ये कह सकते हैं जिनको जो है आपके अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी आर्मी, हर एक चीज पे कंट्रोल था। उस टाइम मंगोल का इन्वेजन्स बहुत हुए हैं, खासतौर से आपके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद जो है तुगलक। ये दोनों को लास्ट में हम लोग यही इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि मंगोल जब अटैक करते थे तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते, कंपैरेटिव स्टडी जिसको कहा जाएगा। तो आपकी बुक में कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है, तो कंपैरेटिव स्टडी भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी को भी, हम लोग पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक को भी, तो हम लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करना बड़ा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले उनके बारे में सारी चीज जान चुके हैं कि किसने क्या क्या चीजें की। तो क्योंकि मंगोल का इन्वेजन हो रहा था। अब मंगोल का इन्वेजन कैसे हो रहा था, हमने आपको बताया था कि इंडिया जो था, अगर देखें इंडिया के रीजन में, अब आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ पोर्शन में अगर देखें, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, यहां पे हिमालय है और हिमालय है, और इधर की तरफ तिब्बत है, चाइना, और यहां पे होते हैं मंगोल चाइना के ऊपर। तो चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया देश है, तो ये मंगोल्स होते थे यहां पे, जो कि चाइनीज थे एक तरह से। तो ये इधर से तो आ नहीं सकते थे क्योंकि हिमालय है, तो करते क्या थे, ये जो है आपके इधर की तरफ अफगानिस्तान से होते हुए तब इधर से अटैक करते थे। तो इसलिए मंगोलों का जो अटैक है वो भी वेस्टर्न पोर्शन से ही हुआ है। और खाइबर जो है आपके पास ऐसा पास है, जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है उसको कहा जाता है पास, तो पासेस के नाम से जाना जाता है। तो ये पास जिसको हिंदी में दर्रा कहते हैं, तो खाइबर पास एक ऐसी जगह है जो कि जहां से वेस्टर्न पोर्शन से सबसे ज्यादा अटैक हुए। खाइबर पास है, बोलन पास है, गोमल पास है, गोलन पास है, टोचन पास है, खुर्रन पास है। तो ये सब पासेस के नाम हैं जहां से अटैक हुए इंडिया पे, और सबसे ज्यादा कहां से हुए हैं, खाइबर पास से। तो खाइबर पास से खूब अटैक हुए हैं, जो कि आपके वेस्टर्न पोर्शन से आपके अटैक हुए हैं। तो इसी तरह से मंगोलिया से अटैक भी हुआ करते थे, और ये किस जमाने में होते थे, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और इन टाइम पे मंगोल्स को कैसे ये कंट्रोल करते थे या मंगोल्स को कैसे ये जवाब देते थे, ये आगे चल करके अभी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेंशन एम्पायर का कैसे होता था। तो ये दो तरह से, एक इंटरनल जो है आपके एक तरह से इंटरनल फ्रंटियर से होता था, और एक जो है आपके एक तरह से एक्सटर्नल फ्रंटियर से होता था। तो इसमें अगर देखें तो इंटरनल फ्रंटियर हमने आपको बताया, एग्जाम्पल इस तरह से बताया कि अगर एक गैरिसन टाउन ये है, दूसरा गैरिसन टाउन ये है, तो इनके बीच में जो आपके जगह होती है इसको हिंटरलैंड कहते हैं। तो धीरे 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 इधर से ऑक्यूपाई करना, और करते 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 अगर आपका मेन जो है प्लेस ये है, तो यहां से यहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो अब जैसे जो दिल्ली था और बंगाल, ये दो गैरिसन टाउन थे। अब ये दो गैरिसन टाउन के बीच में जो है आपके कैसे जो है कंट्रोल किया जाए, एम्पायर को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें इंटरनल फ्रंटियर में क्या होता था, कंसोलिडेशन ऑफ हिंटरलैंड, जो अभी हमने बताया कि हिंटरलैंड पर कंसोलिडेशन हो। यहां पर क्या है कि अपनी पकड़ बने। तो ये यहां पे पकड़ कैसे बनेगी, यहां पर कंसोलिडेट कैसे होगा। तो यहां पर क्या है कि इस रीजन में हमारे टेरिटरी में तभी कोई चीज आएगी जब हमारा यहां पर लोग कहना मानेंगे या मान लेंगे कि हम सुल्तान हैं और हम आपके अंडर में हैं। तो यहां पर कंट्रोल करने के लिए यहां पर इन लोग क्या करते थे कि जितना भी फॉरेस्ट एरिया होता था वो क्लियर कर देते थे। दो इसके बीच में जितना भी फॉरेस्ट एरिया, पूरा जंगल पड़ा हुआ है, जंगल को क्लियर कर देते थे, पेड़ों को सबको काट देते थे। लेकिन जंगल के बीच में ही आपके कौन रहते थे,
कुछ ऐसे लोग रहते थे जो छुप के रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीफटेन्स होते थे जो कि आपके छुप के रहना चाहते थे और जो है आपके नजरों से बचना चाहते थे वो। तो ऐसे ऐसे लोग क्या हुआ करते थे, ऐसे लोग जो हैं आपके इस तरह के जंगलों में रहते थे, चारों तरफ से अपने आप को बैम्बू ट्री से बंद कर लेते थे, अपने पूरी जो है एक तरह से पूरी उनकी कबीला जैसे होता था ना, ट्राइब्स जो हुआ करते थे, तो वो क्या होते थे, वो इसी तरह के होते थे, हिंटरलैंड में ही रहते थे, पूरा पूरा कबीला बना लेते थे, चारों तरफ से जो है बैम्बू ट्री से पूरा बंद कर दिया, अंदर कोई नहीं आ सकता। अंदर सारी फैसिलिटी है, अंदर पानी है, सारी चीजें हैं जो कि आपके अंदर होती थी। तो पहले चीज क्या हुआ कि पहले तो फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, फिर गंगा यमुना दोआब। दोआब क्या है? आब जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, पर्शियन लैंग्वेज में वाटर को, जल को, पानी को आब कहते हैं। दो आब के मतलब दो नदियों के बीच में रहने वाला जगह। दो नदियां अगर हैं, दो नदियां मिल रही हैं यहां आकर के, तो इसके बीच में कोई ना कोई प्लेस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है गंगा नदी, ये गंगा है, ये है यमुना, गंगा और यमुना के बीच में ये है गंगा यमुना दोआब, और इसी गंगा यमुना दोआब के बीच में, यही गंगा यमुना दोआब में ही कौन सा शहर बसा है? ये है इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको कहा जाता है। तो प्रयागराज कैसे बसा हुआ है? ऐसा ही प्रयागराज बसा हुआ है। ये है संगम, जहां पर गंगा और यमुना मिलती है, वो संगम कहलाता है। तो ये इलाहाबाद है। अब भले ही इलाहाबाद यमुना पार भी बस गया है और गंगा पार भी बस गया है, इलाहाबाद और बड़ा हो गया, यमुना पार भी हो गया, गंगा पार भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको कहा जाता है वो यहां पर बसा हुआ है। तो ये रीजन जो आपके है, ये क्या है? यमुना और गंगा दोआब के बीच में। और इसी रीजन को, इसी पूरे रीजन को जो पूरा उत्तर भारत से, नॉर्दर्न इंडिया से जो आया है, उसी की बात हो रही है कि वो पूरा रीजन जो है ये बहुत घना जंगल था, यहां पे लोग बहुत कम रहा करते थे। तो इसी गंगा यमुना दोआब को खाली कराया गया। यहीं पर हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, पेस्टोरल्स होते थे, मतलब जो चरवाहे जिनको कहा जाता है पेस्टोरल्स, तो चरवाहे होते थे। इन सबको एक्सपेल्ड कर दिया गया लैंड से, इनकी जमीनों से सबको भगा दिया गया, सबको हटा दिया गया। तो जब जमीनों से सबको हटाया जाएगा, ये क्या है? ये लोग थे, ट्राइब्स थे, जनजातियां थी, इन सबको जब हटाया जाएगा तो ये नाराज हो जाएंगे। तो ये इन सबको भगा दिया गया और एग्रीकल्चर वाले लैंड से पीजेंट्स जो आपके थे उनको भी कुछ हद तक हटा दिया गया और जमीन को लेकर के नए पीजेंट्स को दिया गया और वहां पे एग्रीकल्चर कराया गया जो अपने साथ था। कहने का मकसद ये कि जो आपके इन गैरिसन टाउन में रूलर्स के साथ था, सुल्तान के साथ था, या सुल्तान को मान रहा था और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप ही मेरे सुल्तान हैं, उस तरह के पीजेंट्स को दे दिया गया कृषि करने के लिए। तो वो अपना क्षेत्र हो जाएगा। तो सुल्तान इस तरह से जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तो ये जो रीजन था बीच बीच में, ये क्या था? हिंटरलैंड। तो ये हिंटरलैंड को धीरे धीरे जो है आपके किया जा रहा था। न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स एस्टैब्लिश, नए नए जो है अब जगह, जहां जहां जगह खाली हो रही है, छोटे छोटे जो है आपके किले बनाते चले जा रहे हैं, या ऐसी जगह बना गैरिसन बनाते चले जा रहे हैं, यहाँ का ऐसी जगह बनाते चले जा रहे हैं जहां पे सोल्जर्स को छोड़ते जा रहे हैं। सोल्जर्स की टुकड़ी अगर छोड़ दी जाएगी उस रीजन में, तो दोबारा वो लोग लौट के नहीं आएंगे जिनको निकाला गया है वहां से। तो इसलिए जैसे जैसे ये काम होता गया, आगे जो है आपके इस तरह से एस्टैब्लिश होते चले गए। तो ये जो है एक तरह से कहा जाता है कि ये जो है आपके न्यू फोर्ट्रेस और जो है आपके एक तरह से टाउन जब बना लिया गया, तो अब दोनों जो है आपके गैरिसन टाउन के बीच में जब जगह जगह पे सोल्जर्स हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में सेफ्टी हो जाएगी, फिर आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। तो अब यहां से ट्रेड रूट्स खुल सकता है, लोग आ जा सकते हैं। तो अभी तक ट्रेडिंग जो है नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ट्रेडिंग हो जाएगी, लोग ट्रेड जो है कर पाएंगे। तो रीजनल ट्रेड्स जो है उनके लिए रूट्स जो है आपके एक तरह से ओपन हो जाएंगे।
टॉपिक जो आता है वो क्या है? फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के मतलब क्या हुआ? मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है, मोनार्क कहा जाता है राजा को। जब कहीं पर राजा रूल करता है तो वो मोनार्की कहलाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के मतलब अब राजा रूल तो करेगा लेकिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड हो करके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करेगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए तैयार हो गया था फ्रांस। क्यों? क्योंकि राजा ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था, पूरी तरह से बन चुका था, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो गया था और ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी 1791 में। अब आपका ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट में क्या था कि मोनार्क को, किंग को, एम्पायर को, जो किंग का जो है आपके एक तरह से एम्परर है, वो एम्परर को एक लिमिटेड पावर दिया जाएगा। लिमिटेड पावर मतलब आपको लिखित पावर दिया जाएगा कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें जो है आपके इस तरह की होंगी जिसमें वीटो पावर जो होगा एक तरह से नेशनल असेंबली के पास होगा। तो ये आपके एक चीज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, वोटिंग राइट्स सबको मिलेगा। पहले वोटिंग राइट्स क्या था? थर्ड स्टेट के पास नहीं था। थर्ड स्टेट जो है आपके वोटिंग राइट नहीं रखता था। और उसमें भी क्या कहते हैं, थर्ड स्टेट में जिनको वोटिंग राइट्स मिले थे वो भी क्या थे? वो भी इक्वल उस पे नहीं थे। क्योंकि आपने देखा था कि वहां पे वोटिंग राइट्स इक्वल जो है उसमें नहीं थे। जबकि 600 लोग वहां थे तो उनके दो जो है वोट्स होने चाहिए थे, जबकि 300 लोगों के एक वोट था। तो वहां पर इक्वल राइट्स की बात अब होने लगी। अब देखिए उसके लिए क्या हुआ, वहां पर जो एक तरह से जो ड्राफ्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई। तो वोटिंग राइट सबको मिलेगा, पहली चीज हुई। लेकिन यहां पर दो चीजें थी। यहां पर ऑल के मतलब क्या हुआ? ऑल के मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट तीनों को मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? दो तरह के लोग सिटीजन्स थे, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव सिटीजन किसको कहा गया, किसको कंसिडर कहा गया? वो लोग, वो मेन, वुमेन नहीं, वुमेन को राइट नहीं दिया गया। वो मेन जो 25 साल की उम्र से ज्यादा थे और ये 3 दिन के लेबर वेज के बराबर टैक्स दिए हो। अगर किसी ने भी 3 दिन का जो लेबर कॉस्ट है, जो लेबर का वेज होता है, उतना भी अगर टैक्स किसी ने दिया है तो वो एक्टिव अपने आप जो है एक तरह से सिटीजन हो जाएगा। और एक्टिव सिटीजन अगर हो गया तो वो वोट देगा। तो वोट देने के लिए क्या है? पहली चीज, 3 दिन का जो लेबर वेज होता है बस उतना पेमेंट अगर किसी ने किया हो कभी, तो वो लायबल हो जाएगा, वो एक्टिव सिटीजन हो जाएगा, वो एंटाइटल टू वोट होगा। और ऐसा कितने लोगों ने किया? 4 मिलियन लोगों ने आउट ऑफ 28 मिलियन लोग। 28 मिलियन लोगों में से 4 मिलियन लोग ऐसे निकले जो एक्टिव सिटीजन थे, जो वोट करेंगे। अब तो वोट करने का मतलब पहले तो ये था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट ही, लेकिन अब ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेट रहेगा। लेकिन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी वो एक्टिव सिटीजन ही वोट कर पाएंगे जो कम से कम 3 दिन का लेबर वेज देंगे। अब वो चाहे क्लर्जीमैन हो, चाहे नोबिलिटी हो, चाहे थर्ड स्टेट हो, सबको देना है। अगर क्लर्जीमैन नहीं दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव सिटीजन हो जाएगा, वोट नहीं दे पाएगा। नोबिलिटी है, अगर टैक्स नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो इसलिए चाहे आप क्लर्जीमैन हो, चाहे नोबिलिटी हो, चाहे वो थर्ड स्टेट का हो, तीनों को टैक्स देना है। किसके बराबर? 3 दिन का लेबर वेज के बराबर। टैक्स जो दे देगा वही एक्टिव जो है सिटीजन रहेगा और वही जो है आपके एक तरह से वोट करेगा। और पैसिव सिटीजन में जो रिमेनिंग पर्सन थे, जो गरीब लोग थे, नहीं दे पाए पैसा, और वुमेन जितनी थी वो पैसिव थे जो वोट नहीं करेंगे। तो अब एक तरह से इक्वालिटी ये आ गई कि कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि 2 ही क्लास को प्रिविलेज मिलेगा, तीसरा क्लास हमेशा डिप्राइव्ड रहेगा। अब ऐसा नहीं था, तीनों क्लास के लोग देंगे और उसमें से भी वो लोग देंगे जो आपके ये जो है आपके 3 दिन का लेबर वेज दे रहे हैं।
चाहे वो क्लर्जीमैन हो, चाहे वो नोबिलिटी हो और चाहे वो थर्ड स्टेट हो, सबको ये 3 दिन का वेज देना पड़ेगा और जो दे लेगा वही आपके वोट जो है आपके देगा। अब इसमें इस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके एक तरह से निकल करके आई। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन एंड सिटीजन क्यों कहा गया? वुमेन की बात नहीं हुई। और सिटीजन किसको कहा जा रहा है? एक्टिव को। तो सिटीजन की बात किया जा रहा है कि मैन और सिटीजन का क्या क्या राइट्स होंगे, वो सारी चीजें आपके डिसाइड कर ली गई। और ये जो है आपके एक तरह से जितने भी राइट्स थे वो जो है आपके डिसाइड किए गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इनएलिएनेबल राइट्स थे कुछ, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स जो आपके थे। इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो राइट्स थे ये क्या थे? ऐसे राइट्स जो आपके कभी नहीं छीने जाएंगे, जैसे राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीजें वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। इनएलिएनेबल के मतलब हो जाएगा, मतलब जो आपसे छीनी नहीं जा सकती, वो हमेशा राइट आपके पास रहेगा। तो इन सब राइट्स के ऊपर भी काम हुआ। अब देखिए, जो रूलर्स हुआ करते थे, मुस्लिम रूलर्स जो थे इस्लाम को मानने वाले, तो जितने भी आपके रूलर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया में मॉस्क बनवाया। मॉस्क क्यों बनवाया जाता था या टेंपल क्यों बनवाया जाता था? आप देखते थे कि जो हिंदू राजा होते थे वो टेंपल्स बनवाते थे, जो मुस्लिम राजा होते थे वो मॉस्क बनवाते थे। तो उनका मकसद क्या होता था, क्या रीजन था? ऐसा रीजन देखिए 2 हुआ करता था। पहली चीज ये कि अगर मॉस्क होगी तो पहली चीज ये कि मॉस्क देख करके या टेंपल देख करके एक चीज ये समझ में आती है कि इस रीजन में रेन किसका है, हर आदमी के दिमाग में साइकोलॉजिकल बैठ जाएगा। अगर मस्जिद है तो ये बैठ जाएगा कि हाँ इस रीजन में मुस्लिम रूलर हैं। अगर टेंपल है तो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा कि हाँ यहां पर जो है आपके एक तरह से हिंदू रूलर हैं। कहीं पर अगर चर्च दिख रहा है या चर्च ढेर सारे बने हैं, ये ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा कि यहां पर क्रिश्चियनिटी है। कहीं पर अगर मान लीजिए कि गुरुद्वारे हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं वो सिख का जो है आपके प्रोमिनेंट रीजन है। तो ये बनवाया क्यों जाता था, ये समझने की कोशिश करिए। मस्जिद, टेंपल, चर्चेस, गुरुद्वारा क्यों बनवाया जाता था? तो सबसे पहला रीजन ये हुआ करता था, ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनवाया जाता था, ये शो करने के लिए बनवाया जाता था कि इस रेंज में ये साइकोलॉजिकल चीज थी कि इस पूरे रीजन में किसका जो है रूल चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती थी कि लोगों के दिमाग में ये होता था कि नहीं, अगर मान लीजिए टेंपल है तो इसके मतलब आदमी ये सोचता था कि जो है आपके एक तरह से धर्म हमारा सुरक्षित है। जगह जगह अगर मान लीजिए हिंदू रूलर है, उसने जगह जगह टेंपल बना रखे, टेंपल सुरक्षित है, इसके मतलब हमारा धर्म सुरक्षित है। मतलब ये साइकोलॉजिकल होता है। देखिए, मुस्लिम रूलर आया, मुस्लिम रूलर ने जगह जगह मस्जिद बना ली, मस्जिद बनी हुई है, इसके मतलब हम साइकोलॉजिकली ये आपके मान बैठते हैं कि हाँ हमारा इस्लाम सुरक्षित है। तो इसलिए क्योंकि जो रूलर्स आए तो रूलर्स ने क्या किया, रूलर्स ने, कोई भी रूलर अगर आएगा तो अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए वो अपने जो है आपके इस तरह की चीजों को बनाता था। और ये क्या होता था, जैसे हमने आपको बताया कि टेंपल्स क्यों बनाए जाते थे, मॉस्क तो इस पर्पज से नहीं बनाए जाते थे, लेकिन टेंपल्स बनाने का मकसद था इसलिए क्योंकि टेंपल्स में पूरी वेल्थ रखी जाती थी उस पूरे एम्पायर की। जबकि मॉस्क का सेंस ये नहीं था, मॉस्क का सेंस सिर्फ ये हुआ करता था कि आपके एक तरह से आइडेंटिटी हो कि हाँ प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम है, और ये मतलब ये सिंबल होता था प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम का। और दूसरी चीज जो है आपके एक तरह से कम्युनिटी बिलीफ का एक तरह से ये कहा जाए कि सेंस होता था। कम्युनिटी बिलीफ का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं मस्जिद दिख रही है तो चलो ठीक है मुस्लिम लोग हैं, मतलब ऐसा सोचना। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये ह्यूमन नेचर है। किसी जगह आप जा रहे हैं और कहीं पर अगर मान लीजिए कि हम क्रिश्चियन हैं, सपोज कर लीजिए,
अब हम चलते चले जा रहे हैं, अब हमें नई जगह पे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, और ऐसी कंडीशन में क्या है, हम डरे डरे चले जा रहे हैं। लेकिन हम क्रिश्चियन हैं, एकदम से हमें एक चर्च दिख गया तो हमारे दिल में ऐसा लगता है कि नहीं, अरे हम अपने लोगों के बीच में आ गए। ये क्या होता है, ये सेंस ऑफ बिलीव होता है, इसको सेंस ऑफ बिलीव कहा जाता है। ये हम लोग सेंस कर लेते हैं ऐसे बिलीव को कि नहीं ये हमारा है, सिर्फ ये चीज देख करके। तो इसी वजह से मस्जिदों को बनाया गया, और जब मुस्लिम रूलर आए तो उन्होंने जो है मस्जिदों को बनाया। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में ढेर सारी मस्जिदें बनाई गई, और मस्जिद में जो है आपके क्या किया जाता है, जैसे कहा जाता है मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस ऑफ अल्लाह। प्रोस्ट्रेट्स मतलब क्या होता है, प्रोस्ट्रेट्स मतलब होता है कि घुटनों के बल बैठ करके झुक जाना। तो जब नमाज पढ़ी जाती है तो घुटनों के बल बैठ करके अल्लाह के सामने इन रेवरेंस ऑफ अल्लाह। इसके मतलब इन रेवरेंस ऑफ अल्लाह के मतलब क्या हुआ, अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह को दिमाग में रखते हुए उनके आगे सजदा करना। ये क्या है, ये मस्जिद में जो है आपके मुस्लिम्स ऐसा करते हैं। तो मस्जिद क्या होता है, मस्जिद एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे मुस्लिम्स प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस ऑफ अल्लाह। तो इसका मतलब कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के सामने जो है हम घुटना टेक करके सजदा करते हैं या झुकते हैं अल्लाह के सामने। तो वो प्लेस क्या कहलाती है, वो प्लेस कहलाती है मस्जिद। तो अब जो मस्जिद होती है उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होती हैं। एक होता है कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क क्या होती है, एक नॉर्मल मॉस्क होती है, एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क होती है। अब देखिए इस्लाम धर्म कहां से आया, अरब से आया। तो वहां पर क्या हुआ करता था, जगह जगह पे छोटे छोटे मॉस्क होते थे, लोगों के नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ते थे। लेकिन एक कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क बनाया जाता था। कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क क्या होता है, हफ्ते में कम से कम एक दिन सारे लोग उस जगह पर इकट्ठा हों और बात को सुने। तो जब इस्लाम फैल रहा था इनिशियल स्टेज में, तो आपके अरब में भी यही होता था, मॉस्क थी, लेकिन एक मस्जिद ऐसी थी जहां पर जो है आपके एक तरह से जो मोहम्मद साहब थे, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो है आपके वहां पर मस्जिद में जो है आपके जुमा की नमाज पढ़ाते थे। तो जुमा की नमाज पढ़ाते थे और वहीं पर सरमन बोलते थे। सरमन क्या होता है, खुतबा। खुतबा क्या होता है, एक प्रीचिंग होती है, एक जो है तकरीर होती है, जिसमें कि हम जो है आपके इस्लाम के बारे में चीजों को बताएं कि इस्लाम में क्या क्या अच्छाई है, हम लोगों को किस तरह से अपने आप को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए, या हम लोग किस तरह से एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। इन चीजों के बारे में जो है आपके बोला जाता है। उस बोलने को क्या कहा जाता है, खुतबा। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सरमन। तो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क किसको कहा जाता है, जहां जुमे की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है। तो जिसको हम लोग कहते हैं या तो जो है जामा मस्जिद, जैसे आपने सुना होगा जामा मस्जिद, या ईदगाह जैसे कहा जाता है। तो ये क्या है, कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, इनको कहा जाता है। तो मस्जिद जामी जो है आपके दिल्ली में, या जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है, तो मस्जिद जामी या जामा मस्जिद ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है। जो नमाज पढ़ाते लीडर होते हैं उनको इमाम कहा जाता है। वो नमाज भी पढ़ाते हैं और वो सरमन भी देते हैं। सरमन मतलब खुतबा भी देते हैं। कुछ चीजें जो आपके एक तरह से आपकी बुक में दी हुई हैं, जो कि बेसिक चीजें हैं जानने के लिए। किबला, किबला क्या है, जो है आपके एक तरह से किसी भी, आप कहीं पर भी रहते हो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी रहते हो, मक्का को फेस करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमारे वेस्ट में जो है आपके एक तरह से वेस्ट पार्ट में मक्का है, तो हम लोग वेस्ट की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं।
किबले को फेस करके, तो उधर नमाज पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि जहां मक्का है उसके नॉर्थ में चले जाइए और वो यूरोप का पोर्शन है, यूरोप में जो नमाज पढ़ रहा होगा वो किधर की तरफ पढ़ेगा? साउथ की तरफ पढ़ेगा। इसी तरह से जो लोग जो है मक्का के वेस्ट में हैं, जैसे साउथ अमेरिका में जो लोग हैं वो किधर नमाज पढ़ते हैं? वो ईस्ट की तरफ पढ़ते हैं। मतलब हम लोग क्या उल्टा, हम लोग के ईस्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर किबला ये है, किबला मतलब डायरेक्शन जिधर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इंडिया क्योंकि आपके एक तरह से ऐसे है और इंडिया में हम लोग यहां रहते हैं और किबला इस तरफ है, तो हम लोग वेस्ट की तरफ जो है फेस करके नमाज पढ़ते हैं। उसी तरह से साउथ अमेरिका में अगर कोई होगा तो वो ईस्ट की तरफ नमाज पढ़ेगा, अगर कोई यूरोप में होगा तो वो साउथ की तरफ नमाज पढ़ेगा, कोई अगर इसके साउथ में एंटार्क्टिका में कोई नमाज पढ़ेगा तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर हम लोग वेस्ट में नमाज पढ़ते हैं तो कहीं पर भी जाएंगे वेस्ट में ही नमाज होगी। हमें देखना पड़ेगा कि काबा किधर है, तो मक्का जिधर होगा वहीं पर उसी की तरफ नमाज पढ़ना, तो उसको किबले का रुख कहा जाता है। फिर मस्जिद जो है, अभी हमने आपको बताया क्या चीज डेमोन्स्ट्रेट करती है। पहली चीज, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। अगर मस्जिद है तो ये शो करती है कि जो है आपके एक तरह से ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी है जो इस्लाम को फेवर करती है, इस्लाम और मुस्लिम को जो है आपके एक तरह से फेवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। और सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीफ, जो अभी हमने आपको बताया था, कम्युनिटी ऑफ बिलीफ के मतलब अगर कहीं पे मस्जिद है तो ऐसा लगता है कि अरे यहां तो सब जो है मुस्लिम ही है, तो ये जो है आपके इस तरह का सेंस, आप जो अपनापन वाला चीज आती है। कोई हिंदू जो है आपके फैमिली से बिलोंग करता होगा या हिंदू रिलीजन को फॉलो करता होगा, किसी रीजन में जा रहा है, मान लीजिए पूरा रीजन क्रिश्चियनिटी से भरा हुआ है, लेकिन एक जगह मंदिर अगर मिल जाएगा तो उसको तुरंत जो है ध्यान आएगा, अरे ये तो यहां पर लोग जो है हमारे कम्युनिटी के हैं। वही चीज, ये सेंस ऑफ बिलीव होता है। तो ये सेंस ऑफ बिलीव जो है मस्जिद भी कराती है। अब कुछ मस्जिदें जो आपके एक तरह से दिल्ली में बनी, उनको अगर हम देखें तो कुव्वतुल इस्लाम, जैसे हमने आपको बताया था कि पहली मस्जिद जो है आपके एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो है आपके बनवाई। तो ये जो है आपके मस्जिद है जो कि कुतुब मीनार के पास जो है आपके बनी हुई है, और कुतुब मीनार के जो है आपके एक तरह से रीजन में बनी हुई है। तो ये जो है आपके कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो है एक मस्जिद बेगमपुरी मस्जिद, ये भी दिल्ली में है, बेगमपुरी मस्जिद। इसको किसने बनाया था? खाने जहां जुनान शाह। खाने जहां जुनान शाह कौन थे? ये फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के लास्ट जो है आपके वो थे राजा, तो वो थे तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे फिरोज शाह तुगलक, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? खाने जहां जुनान शाह। उन्होंने इस मॉस्क को बनवाया था, इस मस्जिद को बनाया था, जो बेगमपुरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ये मॉस्क जो था, ये मौत की मस्जिद कहलाता है। मौत की मस्जिद जो है ये सिकंदर लोदी ने बनवाई थी, ये दिल्ली में है, सिकंदर लोदी की बनवाई हुई है। फिर इसी तरह से मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, तो जमाली कमाली मस्जिद या फिर जो है आपके दिल्ली जो है आपके दिल्ली में है ये। और शेख फजल अल्लाह, जो जलाल खां जलाली या जमाली जो है आपके एक पोइट थे, सेंट थे, उन्होंने जो है आपके सिकंदर लोदी के रिजीम में जो है आपके बनवाई थी। तो सिकंदर लोदी के रिजीम में ये पोइट थे, सेंट थे, तो इन्होंने जो है आपके इसको बनवाया था जमाली कमाली मस्जिद को, जो कि आपके ये बनी हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी मस्जिदें जो है आपके जो रूलर्स थे उन्होंने बनवाई, और रूलर्स के जो आपके एक तरह से सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे वो भी बनवाते थे। जैसे रूलर के सबऑर्डिनेट्स थे ये, तो भी बनवाया उन्होंने। इससे पहले वाली जो मस्जिद थी तो ये फिरोज शाह तुगलक के जो है आपके एक तरह से पीएम ने बनवाया। तो ये रूलर तो था नहीं, लेकिन क्या था, रूलर का प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने बनवाया। तो बहुत सारे रूलर ने भी बनवाया है, बहुत सारे रूलर के जो है आपके सबऑर्डिनेट्स ने भी मस्जिदों को बनवाया है। तो मस्जिद बनाने का सेंस क्या होता है?
या मस्जिद क्यों बनाई जाती है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर हम लोग क्लोजर लुक पर आए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था दिल्ली सल्तनत में, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कब कंसोलिडेट हुआ और किसके रिजीम में हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है आपके दो ऐसे प्रोमिनेंट रूलर्स थे जिनके रिजीम में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ, और इस रिजीम में जो है आपके एक तरह से उन्होंने क्यों इस चीज को जो है आपके किस लिए ये कर पाए ऐसा कंसोलिडेशन, वजह ये थी कि उन्होंने जो है आपके कुछ चीजें जो है बहुत ही अलग तरह से करी। जैसे वो प्रेफर करते थे स्लेव्स को, कि स्लेव्स ही हायर पोस्ट पर जाएं, जबकि हमेशा क्रॉनिकलर जितने हुए वो सारे क्रॉनिकलर इस चीज का अपोज करते थे और हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ही जो है आपके एक तरह से स्लेव्स को ही बढ़ावा देते थे, और स्लेव्स जितने थे उन्हीं को जो है आपके एक तरह से जो है आपके हायर पोस्ट पर बैठालते थे। इनके अलावा अगर इल्तुतमिश को कहा जाए तो इल्तुतमिश जो थे वो भी लगभग इसी सोच के थे, और वो भी जो है स्लेव्स को ही बढ़ावा देना चाहते थे, और वो जानते थे कि स्लेव्स ज्यादा जो हैं आपके एक तरह से ईमानदार हैं। अगर किसी स्लेव को अगर हम हाई पोस्ट पे बैठा लेंगे तो वो हमारे साथ ईमानदारी बरतेगा और हम जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन अगर हम किसी एरिस्टोक्रेटिक जो है पर्सन को, किसी लैंडलॉर्ड को, किसी चीफटेन को अगर हम मान लीजिए किसी हायर पोस्ट पे बैठाल देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि वो जो है हमारी ऑर्डर्स ना जो है आपके माने। तो ये जो है आपके एक तरह से अगर इंटरनल लुक अगर हम डालें तो पूरे दिल्ली सल्तनत में तो कुछ चीजें साफ समझ में आती थी कि हाँ क्या क्या चीजें अंदर हो रही थी, या किस जो है आपके रूलर ने रूलर से डिफरेंट क्या किया। तो सबसे पहली चीज जैसे आपके आती है जो कंसोलिडेशन है, जैसे हमने आपको बताया, वो आपके किसके रिजीम में हुआ, वो आपके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रिजीम में हुआ। इन्होंने अब जैसे ये सारी चीजें हम बता चुके हैं कि जो आपके एक तरह से जो स्लेव्स हुआ करते थे वही हाई पोस्ट पर जाते थे, और इन्हें बंदगान कहते थे पर्शियन लैंग्वेज में, इसलिए बंदगान जो है इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था। तो जो आपके आप खिलजीज थे और तुगलक थे, ये दोनों बंदगान का यूज करते थे और बंदगान को ही आपके आगे फॉरवर्ड करते थे। जबकि इसको क्रिटिसाइज जितने भी आपके एक तरह से लोग हुआ करते थे वो इसको क्रिटिसाइज करते थे, और वो जो है आपके एक तरह से इसको नहीं चाहते थे कि हाँ नीचे के जो है लोअर स्टेटा के लोग, गरीब लोग जो है आपके अपर पोस्ट पर जाएं और हमारे ऊपर हुकूमत करें। कुछ इस तरह की सोच थी इन लोगों की। लेकिन उनका ये मानना था, ये जो मानते थे अलाउद्दीन खिलजी और क्या कहते हैं आपके मोहम्मद तुगलक, उनका ये मानना था कि जो स्लेव्स होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं उनके जो है आपके एक तरह से मास्टर्स पे, और सुल्तान को क्या करना चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। और उनका ऐसा भी मानना था कि जो वाइज मैन, बहुत सारे ऐसे जो है आपके वाइज मैन हुए जो आपके एक तरह से लर्नड पर्सन थे, तो लर्न पर्सन बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस बात को कहा कि एक अच्छा स्लेव इवन एक बेटे से भी बढ़कर गए हैं और बेहतर है उससे। तो इसलिए यह कहा जाता है कि वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन। तो एक अगर ईमानदार और जो है एक्सपीरियंस स्लेव अगर हम रखेंगे तो वो बेटे से भी बढ़ करके जो है आपके एक तरह से हमें जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है आपके पहले से आई, और जो है आपके एक तरह से इल्तुतमिश के टाइम भी जो है आपके एक तरह से ये चीज देखी कि जो आपके चीफटेन्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको भी एक तरह से कंपेल किया गया, और वो ये सोचते थे शायद हमें ऊपर बनाया जाए। लेकिन जो है उनके रिजीम में, इल्तुतमिश के रिजीम में क्या हुआ कि उनको उनसे भी टैक्स लिया गया, उनको भी आपके एक तरह से टैक्स की कैटेगरी में लाया गया, और उनको ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप बड़े लैंडलॉर्ड हैं या चीफटेन हैं। तो उनको भी दबा के रखा जाता था जो है आपके इन रूलर्स के द्वारा।
अब देखिए ये सारी चीजें हो रही थी और सभी जगह पर जो है आपके एक तरह से जितने, क्योंकि जो खास तौर से जो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे या फिर खुद स्लेव थे, तो वो प्रेफरेंस स्लेव को ही देते थे और वो चाहते थे कि स्लेव ही आगे बढ़े या फिर जो है आपके वो ट्रस्टवर्दी ज्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में लोगों ने ये भी किया, खिलजीज ने और तुगलक्स ने ये भी किया कि आपके जितने स्लेव्स थे उनको अपलिफ्ट किया और जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी हर पोस्ट पर उन लोगों को बैठाल दिया और उन्होंने बंदगान का यूज किया। तो ऐसे जो स्लेव्स थे उनका नाम क्या था, पर्शियन में उनको बंदगान कहा जाता है, तो बंदगान का यूज करना शुरू किया। तो जैसे कहा जाता है खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज बंदगान एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल टू हम्बल बर्थ टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, जैसे जनरल और गवर्नर्स। तो जनरल गवर्नर्स जो बनाया जाता था वो या तो स्लेव पीपल बंदगान को बनाया जाता था और या फिर जो है आपके एक तरह से सीधे साधे लोग जो हुआ करते थे बाय बर्थ, उन लोगों को जो है आगे की तरफ जो है बढ़ाया जाता था। अब इससे क्या हुआ, इससे देखा गया ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों आएगी, उसकी वजह क्या थी, सीधा साधा लोग को आपने ऊपर बैठाल दिया। हो सकता है कि वो उतना अच्छा जो है आपके कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपके आउटवर्ड नेचर के थे, जो आपके एक तरह से सोसाइटी में जो है आपके एक तरह से बढ़ चढ़ करके रहते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर जो है आपके एक तरह से बैठा हुआ है, हमारे ऊपर जो रूल कर रहा है, तो वो कौन पर्सन है, वो हमसे बहुत नीचा पर्सन है। इसलिए जितने भी आपके अमीर लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, चीफटेन्स थे, तो ये सब जितने लोग थे ये सब जो है एक तरह से इसका जो है सपोर्ट नहीं करते थे और उसी वजह से जो है आपके बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि जितने भी, वजह क्या थी, वजह यह भी थी कि स्लेव्स और क्लाइंट्स के लिए यह यूज होता था कि चलिए ठीक है ये लॉयल रहेंगे मास्टर्स के लिए, अपने पेट्रन्स के लिए, संरक्षक जिनको कहा जाता है। तो अगर स्लेव का जो संरक्षक है या उसका मास्टर, उसके प्रति तो ये ट्रस्टवर्दी रहेंगे, लेकिन उनके बच्चों के प्रति क्या ट्रस्टवर्दी रहेंगे। इसके मतलब ये हुआ कि रूलर अगर जब तक जिंदा है तब तक तो वो जो है इनके जो है आपके कहना मानेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए रूलर की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में रूलर के बेटे की क्या कहना मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि उनके बेटे के स्लेव नहीं है वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक तरह से जो हिरार्की है वो खत्म हो जाएगी। इसके मतलब कि जो रूलर का लड़का है वो आपके एक तरह से राजा नहीं बन पाएगा। वजह यह होगा कि स्लेव जो है वो स्लेव है किसका, अगर रूलर का है तो अब उसके सन का नहीं है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में बहुत जगह पर के एक तरह से जो लिखने, जो तवारीख लिखते थे, उनके ऑथर ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और ये भी कहा कि ऐसे जो आपके डिसीजंस लिए जा रहे हैं ये एक तरह से ये शो कर रहे हैं कि जो तुगलक और जो आपके खिलजी डायनेस्टी है ये क्या कर रही है, ये एक तरह से ऐसी चीज सामने ला रही है जो कि इनकी इनकेपेबिलिटी या इनकैपेसिटी को शो करती है। इसके मतलब वो असक्षम है रूल करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आपके एक तरह से जो तवारीख लिखने वाले लोग थे तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इन रूलर्स को जो कि स्लेव्स को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो चुकी है और ये सही चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है आपके बेहतर लोगों को छोड़ करके जो है आपके एक तरह से लोअर स्टेटा के लोगों को जो से कुछ जो है फ्रंट में ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके क्रिटिसाइज हुई और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे ये कहा जाता है कि ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख ने क्रिटिसाइज क्या किया, सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स। लो एंड बेस बॉर्न क्यों कहा जा रहा है, ऐसे लोग जो गरीब थे, बाय बर्थ ही गरीब थे, किसी गरीब परिवार से आ रहे थे, उनको जबरदस्ती उठा के हाई रैंक पर बैठाला जा रहा था। तो ये क्रिटिसिज्म जो है आपके बहुत तेजी से फैलने लगा और ये खास तौर से तवारीख लिखने वाले कुछ लोगों ने ये आपके सजेशन भी दिया तुगलक्स को, और जो है आपके एक तरह से आपके तुगलक्स को और
इनको जो आपके खिलजी थे, इन दोनों को जो है आपके कई बार सजेशंस दिए गए इनके तवारीख के द्वारा कि भाई तवारीख लिखने वाले लोग ये भी तो बताते थे कि हाँ राजा कहां पे गलत है, तो उनको सजेशंस दिया करते थे। तो यहां पर आकर के इनके इस डिसीजन पर वो जो है आपके सजेशंस दिया करते थे कि ये आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ये कई जगह पर इस चीज की जो है आपके एक तरह से ऐसा हुआ, इस चीज को कई जगह पर मिलता है। अब देखिए लोअर स्टेटा के लोग को कहां जो है हाई पोस्ट पर बैठाला जा रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम लोग सीधे सीधे देख सकते हैं। ऑफिशियल्स जो मोहम्मद तुगलक ने जो है आपके सुल्तान जो है अपॉइंट किया, उसमें देखें अगर तो अपॉइंटेड टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट किसको किसको? एक अजीज खुम्मार थे। अजीज खुम्मार कौन थे? एक वाइन डिस्टिलर थे। वाइन डिस्टिलर मतलब जो आपके एक तरह से वाइन बनाते थे, डिस्टिल करते थे, तो उसको वाइन डिस्टिलर कहा जाता है। वाइन सर्व करते थे, तो वो आपके एक ऐसे पर्सन थे जो कि बहुत नीचे जो है आपके तबके के थे। फिरोज हज्जाम, जो फिरोज हज्जाम था वो क्या था? एक बार्बर था, तो एक जो है बाल काटने वाला। एक मनका तरक था, तो मनका तरक जो था वो एक कुक था। उसी तरह से लद्दा और पीड़ा, ये दो जो है गार्डनर्स थे। इन सबको क्या है एक स्पेशल पोस्ट पर बैठाल दिया गया, हाई पोस्ट पर बैठाल दिया गया। तो एक कुक है, एक वाइन डिस्टिलर है, एक बार्बर है, दो गार्डनर्स हैं, इनको आप हाई पोस्ट पर बैठाले दे रहे हैं। एक ऐसी पोस्ट पर जो जिम्मेदारी भरी पोस्ट होती है और जहां पर जो है आपके पूरा जो आपके एक तरह से सल्तनत चल रही है, उस सल्तनत में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है आपके एक तरह से ऑफिशियल्स जो होते हैं, उस जगह पे आप इस लोअर स्टेटा के लोगों को बैठा रहे हैं। इसी वजह से तवारीख लिखने वाले लोगों ने क्या क्रिटिसाइज किया? तो उन्होंने रिपोर्ट किया अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट। उन्होंने क्या जज किया कि जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सुल्तान का पॉलिटिकल लॉस ऑफ जजमेंट है और एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो ये इसकी इनकैपेसिटी है रूल की। और इसी वजह से क्या है? इसी वजह से मोहम्मद तुगलक को क्या कहा जाता था? इसी को कहा जाता था पागल राजा। नॉर्मल भाषा में इसको पागल राजा कहा जाता था। इसके ऐसे डिसीजंस हुआ करते थे जो आदमी सोच नहीं सकता था, जो सोचता था उसका उल्टा डिसीजन ले लेता था। तो इसीलिए पागल राजा इसको कहा था। ये हर टाइम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते थे। जो लोग सीधी सीधी चीजों को समझते थे, ये उल्टा, तो इनको जो है आपके हिस्ट्री में पागल राजा के नाम से जाना जाता है। तो खास तौर से मोहम्मद बिन तुगलक जो थे आपके इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस लिया करते जिसमें ये फेल्योर का सामना करते थे, ये फेल हो जाया करते थे। तो इसी यही पागलपन जो इनका था, जो इस तरह की चीजें थी। हाई ऑफिशियल्स के जगह पर एक कुक को बैठाल दिया, एक बार्बर को बैठाल दिया, दो गार्डनर्स को बैठाल दिया, एक वाइन डिस्टिलर को बैठाल दिया। ये डिसीजंस क्या थे? ये पागलपन वाले डिसीजन थे। और ऐसा लगता था कि रूलर जो है अपने जो है होशो हवास में नहीं है और एक तरह से उसका माइंड जो है आपके माइंडसेट काम नहीं कर रहा है और वो किस तरह के इस तरह के डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब उसको पॉलिटिकल जो है आइडिया नहीं है कि पॉलिटिकल चीजों पर कैसे जो है डिसीजंस लिया जाता है। तो इसलिए जो है आपके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा और जितने भी क्रॉनिकलर थे वो सब जो है आपके एक तरह से इसकी जो है आपके मजम्मत करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, जो कि आपके जो है मोहम्मद बिन तुगलक को किया गया। तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इन्हीं को ही किया गया है। वजह यह है इनके डिसीजन। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी भी अलग डिसीजन लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जितने डिसीजंस लिए उसमें ज्यादातर वो सफल रहे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक में 90% केसेस में उल्टा चीज हो जाती थी। जो डिसीजन लेते थे वो उल्टी पड़ जाती थी। तो इसी वजह से उनको जो है आपके एक तरह से लोग जो उनके अंडर में थे या जिनके ऊपर वो रूल कर रहे थे, तो उनको पागल राजा ही कहा जाता था। तो इसलिए क्योंकि एक सनक का, जैसे कहा जाता है किसी चीज को करने की एक सनक, अब उनको एक सनक सवार हो जाती थी, तो सनक आ जाती थी तो करते थे, भले ही वो बिल्कुल एब्सर्ड हो लेकिन वो काम करते थे। इसीलिए जो है उनको पागल या सनकी राजा के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए तुगलक और खिलजी जो वंश था, जो आपकी डायनेस्टीज थी, इन डायनेस्टीज ने क्या किया कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अब रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए। रेवेन्यू
जरूरी होता है किसी डायनेस्टी को चलने के लिए। वजह यह है कि अगर कोई पैसे की इनकम नहीं होगी, तो अगर इनकम नहीं होगी तो कैसे कोई राजकाज चलेगा। राजकाज चलने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा जो है आपके एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने खास तौर से उन्होंने इक्ता सिस्टम चलाया। इक्ता सिस्टम क्या था, इक्ता सिस्टम, इक्ता किसको कहा जाता था, इक्ता एक पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता था, एक रीजन को कहते थे, और उस रीजन में आपके अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था कि वो इस पूरे रीजन को देखें। जिनको अपॉइंट किया जाता था उनको कहा जाता था इक्तादार या मुक्ति। इनको इक्तादार या मुक्ति के नाम से जाना जाता था, और जो पूरा लैंड होता था वो इक्ता के नाम से जाना जाता था। तो इक्ता जो है, इक्ता सिस्टम क्या था कि पूरे लैंड पर किसी एक अपने आदमी को बैठाल दिया, और बैठाल करके उसको ओनर लगभग बना दिया कि आप इसे ओन कर रहे हो, आप इसे जो है देख रहे हो, और इसको देखने का हम तुम्हें जो भी आपके खर्च होगा वो देंगे। तो इक्ता सिस्टम क्या था, तो इक्ता सिस्टम में यह होता था, इक्तादार जो होते थे उन इक्तादार को जो है आपके एक तरह से अपॉइंट कर दिया जाता था, और वो जो है आपके एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद उस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए जितनी जमीन है, अब इक्तादार ने क्या किया, इक्तादार ने मान लीजिए 10 लोगों को आपके जमीन दे रखा है। अब 10 लोगों को जिस रेशियो में जमीन दे रखा है उतने रेशियो में पैसा भी आप कलेक्ट करते थे। अब इक्तादार पैसा कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद वही जो है आपके रेवेन्यू के फॉर्म में सुल्तान को देगा। तो ये जो है आपके सिस्टम बना लिया था इक्तादारी का। तो इक्ता सिस्टम इसी को कहा गया कि अलग अलग रीजन पे, अलग अलग लैंड पे, अलग अलग इक्तास पे जो है आपके इक्तादारों को या मुक्ति को बैठाल दिया गया, और वही प्रॉपर डिसीजन लेता था कि किसको जमीन देना है, उससे कितना पैसा लेना है, और वो पैसा ट्रांसफर किसको किया जाता था, सुल्तान को। तो इसको इक्ता सिस्टम जो है आपके उस टाइम कहा गया था। और मुक्ति जो होता था या जिसको इक्तादार कहा जा रहा है उसका नाम मुक्ति भी था। तो इक्तादार या मुक्ति जो था वो क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था। रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद उसमें जितने लोगों को अपने अंडर में लेता था, लेबर वो भी चार्जेस अपने पास से देने पड़ते थे। और जो है आपके सुल्तान जो है एक फिक्स कर देता था कि नहीं इतना पैसा आपको देना है, तो सुल्तान जो फिक्स कर देता था उतना पैसा उसको देना पड़ता था। तो इक्तादार क्या होते थे, वो सुल्तान के अंडर में काम करते थे। और ये सारी चीजें, अब इसी के अंदर क्या होता था, अब जैसे यही इक्तादार मुक्ति जो हुआ करते थे, वही क्या करते थे, वही मिलिट्री फोर्सेस बनाते थे अपने अपने इक्ता में। इक्तादार जो है मिलिट्री फोर्सेस बनाते थे। अब इन लोगों को कह दिया जाता था कि आप सोल्जर्स बनाइए, अपने अंडर में रखिए। तो एक लिमिटेड सोल्जर्स आप रखेंगे, वो सोल्जर्स आप रखिए, जब हम लड़ाई करेंगे तो सारे इक्तादार अपने अपने सोल्जर्स को लेकर के आएंगे, और तब जाकर के जो है आपके किसी वॉर में जो है आपके एक तरह से हम लोग जो है आपके एक तरह से वॉर में लड़ाई करेंगे। तो ये जो वॉर हुआ करती थी उसमें जो सुल्तान होते थे वो अपनी पूरी सेना कंप्लीट नहीं बनाते थे, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे, वो इक्तादार पर डिपेंडेंट रहते थे। तो इक्तादार क्या करते थे, उसी पैसे में से उन सोल्जर्स को भी आपके पैसा दिया करते थे, सोल्जर्स का भी खर्चा उठाया करते थे, और सोल्जर्स भी बनाया करते थे। क्योंकि सबसे बड़ा काम इक्तादार का यही होता था कि जो इनकी जो है आर्मी होती थी, मिलिट्री होती थी, ये आर्मी जो है आपके तैयार करना, सोल्जर्स को तैयार करना। तो ये सोल्जर्स तैयार करने का काम कौन करता था, इक्तादार करते थे। तो इसी वजह से ऐसे प्रोमिनेंट आदमी को इक्तादार बनाया जाता था जो ये सारी चीज हैंडल कर सके। जमीन भी हैंडल करना था, इक्ता पे जो काम कर रहे हैं पीजेंट्स, उनसे भी आपके एक तरह से जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा लेना है, प्लस जो है आपके एक तरह से और जो हिस्सा लिया है वो सुल्तान को देना है, ये उनको रहता था। और प्लस जितनी भी चीजें जो है आपके एक तरह से अर्न होती थी तो उसी से आपके सोल्जर्स का भी खर्च उठाना होता था। तो हर इक्ता पे सुल्तान डिफाइन कर देता था कि इतना जो है हमें हिस्सा चाहिए या इतना अमाउंट हमें चाहिए, तो वो जो है आपके पहले से डिसाइड हो जाता था। बाकी जितना बचता था वो जो है आपके एक तरह से इक्तादार को एक्सपेंस के फॉर्म में आपके खर्च करना पड़ता था।